आज हम लोग आधुनिक भारत के यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखा जाए इसके कुछ बेसिक हैं उसको अध्ययन करेंगे। इधर भारत, इधर यूरोप। जब भारत में मध्यकालीन भारत का दौर चल रहा था, उधर यूरोप में यूरोप पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। जब भारत में मुगल वंश एक अपने समृद्ध चरम पर था, उसी उधर ही वो जो यूरोप है वो अपने आधुनिक पुनर्जागरण की स्थिति को पार कर चुका था। एक दौर ऐसा आता है जब यूरोप का व्यापार भारत के साथ होता रहता है और एक स्थिति ऐसा बनता है कि यूरोप का भारत के साथ व्यापार अवरुद्ध हो जाता है। वह जो स्थिति ऐसा बनता है, वह जो स्थिति है वह 1453 ईस्वी। 1453 ईस्वी में यूरोप का पूर्वी भाग कुस्तुनतुनिया, जो कि तुर्की के क्षेत्र में होता है, वह व्यापार का जो रास्ता रहता है वह अवरुद्ध हो जाता है। इस रास्ता के अवरुद्ध हो जाने के कारण भारत का यूरोप के साथ व्यापार बंद हो जाता है। इसका कारण क्या होता है कि कुस्तुनतुनिया, थोड़ा सा इसका हम लोग इसका इतिहास के बारे में जानेंगे जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा अगर इसका चर्चा हो गया तो हम आपको बता देते हैं कि देखा जाए कि तुर्की के क्षेत्र में कुस्तुनतुनिया पड़ता है, जो आज इस्तांबुल के नाम से भी जाना जाता है। देखा जाए कि जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का जो व्यापारिक रास्ता रहता है वो अवरुद्ध हो जाता है। यह जो कुस्तुनतुनिया है वो तुर्की और ग्रीस के क्षेत्र में फैला हुआ है। उसका कुछ हाल ही के दिनों में आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये चर्चा में भी आया था। वहाँ के रसद आर्गन जो वहाँ के शासक हैं अभी तुर्की के, उनको लेके इनका चर्चा भी आया था। तो देखा जाए इसका चर्चा हुआ तो थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं हम लोग। क्या था कि तुर्की और ग्रीस के क्षेत्र में जो कुस्तुनतुनिया का था वो रास्ता फैला हुआ था। वहीं से होकर यूरोप में एशिया के साथ व्यापार होता था। वह जो व्यापार था वह रेशम मार्ग से होते हुए, एशिया से होते हुए यूरोप में होता था। यानी उस टाइम जो रोमन साम्राज्य था उस पर पूरा कुस्तुनतुनिया पर उसका आधिपत्य था और एक से नहीं हजारों सालों से वह उस कुस्तुनतुनिया पर उसका शासन चलता रहा था। उधर से देखा जाए अरब और मुगल क्या कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे ईसाइयों का हजारों साल से क्या कर रहा वर्चस्व बना हुआ है, तो वो क्या किए, ऑटोमन साम्राज्य रोमन साम्राज्य को धीरे धीरे ढकेलना स्टार्ट किए और धीरे धीरे ढकेलते ढकेलते वहाँ से रोमन एम्पायर को हटाकर ऑटोमन एम्पायर आ गया। यानी कहने का मतलब 300 ईस्वी से 300 एडी से 1400 एडी तक जो वहाँ शासन हुआ था वह था स्थलीय मार्ग से व्यापार हो रहा था। उसके बाद रोमन साम्राज्य को हटाकर ऑटोमन साम्राज्य यानी अरब और मुगल उसको क्या कर दिए, उस रास्ता पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद अब यूरोप के साथ वहाँ क्या हो गया, जो कुस्तुनतुनिया जो क्षेत्र था वहाँ से तो व्यापार होता था और यह क्या हो जाने के कारण, ऑटोमन साम्राज्य के आ जाने के कारण यह व्यापार का रास्ता बंद हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो व्यापार करने वाला था वो कौन था, यूरोप था। यानी जो वस्तुओं को खरीदार करने वाला था वह यूरोप था। और जब यह घटना होता है कि यहाँ से रोमन साम्राज्य को हटाकर जब ऑटोमन एम्पायर आता है, तब यहाँ से व्यापारिक रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और यह व्यापार बंद हो जाता है। और यही व्यापार बंद हो जाता है और यही व्यापारिक बंद हो जाने के कारण यह क्या है, क्या होता है, भौगोलिक यानी समुद्री खोज को जन्म देता है। यानी यही रोमन साम्राज्य को हटाकर आ जाता है। और यह कब होता है, यह ऑटोमन साम्राज्य यह कितने सालों तक, लगभग 500 सालों तक, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 से पहले तक वह ऑटोमन जो एम्पायर रहता है वह वहाँ राज करता है। तो वहाँ पर देखा जाए कुछ दिन पहले हम बताए थे कि यह घटना तुर्की को लेके आया था। वहाँ पर जो है दो मॉस्क्यू है। कौन कौन, जो पहले चर्च हुआ करते थे। पहला एक है चोरा करके है, जिसको चोरा म्यूजियम के नाम से भी जाना जाते हैं। वो पहले क्या था, वो सब चर्च था, कैथेड्रल था। चोरा हो गया और एक और देखिए भी ध्यान में नहीं आ रहा, दो वहाँ पर जो काफ़ी चर्चित में है, एक है चोरा है और एक हागिया साफिया है। हागिया साफिया करके
करके एक म्यूजियम, ये पहले कैथेड्रल था। जब ऑटोमन एम्पायर आया, ऑटोमन एम्पायर के आने के बाद यह कैथेड्रल को क्या कर दिया गया, म्यूजियम में चेंज कर दिया गया। यह म्यूजियम कैथेड्रल को मॉस्क्यू में चेंज कर दिया गया। और यह जो मॉस्क्यू है, कौन, चोरा और ये हागिया साफिया, ये दोनों क्या कर दिया गया, कैथेड्रल से चेंज हो गया इसमें, मॉस्क्यू में। कब, जब ऑटोमन एम्पायर को हटाने के बाद ऑटोमन एम्पायर आया, तब यह 500 सालों तक करीब मॉस्क्यू में रहा। फिर क्या हो गया, फिर तुर्की अपना उदारवादी रास्ता दिखाते हुए, यानी उदार का भावना शो करते हुए फिर क्या किया, जब 1945 के बाद लगभग 75 वर्षों तक फिर से शासन आया और उसको क्या कर दिया गया, म्यूजियम में चेंज कर दिया गया, यह बोलकर कि यह हमारे पूर्वजों का विरासत है और इसको संभाल के रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले तुर्की चर्चा में भी था, जो वहाँ के अभी रसद अर्गन है, उसी कारण वो चर्चा में आया था। तो इससे रिलेटेड है, यही कारण था जो हम लोग यहाँ पर पढ़नी है। और ये क्या होता है कि यूरोप का भारत के साथ जब ये 1453 ईस्वी में घटना होती है, जब कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लिया जाता है, अरबों का आक्रमण कर लिया जाता है, तब यह रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। और यही रास्ता अवरुद्ध होने के कारण यह क्या होता है, व्यापारिक खोज को जन्म देता है, समुद्री खोज को जन्म देता है। तो इस प्रकार से ये यूरोपीय कंपनी भारत में आना स्टार्ट हो गया। और वो जो कारण क्या था, ये व्यापारिक जो रास्ता था वह अवरुद्ध हो जाने के कारण। 1453 ईस्वी का ये ऐसा सेनेरियो है जो पूरा विश्व इतिहास को बदल कर रख देता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से कंपनी पहले भारत में आया। यूरोपीय कंपनी में देखा जाए, यहाँ पे आगमन का क्रम है। तो यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले जो भारत में आए वह पुर्तगाल आए, जो 1498 ईस्वी में आए। पुर्तगाल के बाद डच, जो कब आए, 1595 ईस्वी में। डच के बाद ब्रिटेन आए, वो 1600 ईस्वी में। और ब्रिटेन के बाद फ्रेंच आए 1664 ईस्वी में। ये था कंपनियों के आने का क्रम। अब देखा जाए कंपनियों के स्थापना का क्रम। अब यहाँ पे जो स्थापना हुए, अब यहाँ पे आने के बाद अपना वो व्यापार स्थापना की, यानी व्यापारिक कोठी यहाँ पर बनाना स्टार्ट किए। तो उसमें देखा जाए कि आने का क्या है क्रम उनका। पुर्तगाली 1498 में आए, उसके बाद ब्रिटेन 1600 में आए। तो जो पुर्तगाली 1498 में आए और अपना व्यापारिक कोठी, प्रथम व्यापारिक कोठी वो क्या किए, कोचीन में स्थापना किए, यानी 1503 ईस्वी में। यानी 5 साल बाद अपना व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापना की। उसके बाद यहाँ पे डच नहीं आकर ब्रिटेन आते हैं 1600 ईस्वी में, और वह अपना व्यापारिक कोठी 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापना करते हैं। और यहाँ पे डच आते हैं 1602 ईस्वी में, और यह अपना व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। उसके बाद फ्रेंच आते हैं 1664 ईस्वी में और अपना व्यापारिक कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापना करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब आगमन का क्रम रहता है तो डच अंग्रेज से पहले आ जाते हैं, और लेकिन जब स्थापना का क्रम रहता है तो डच ब्रिटेन के बाद चला जाता है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक पूछता भी है। तो बस हम लोग इतना ध्यान रखेंगे कि जब आगमन का क्रम रहेगा तो डच है जो ब्रिटेन से पहले आएगा, और अगर स्थापना का क्रम रहे तो उसमें ब्रिटेन पहले स्थापना करता है और डच बाद में करता है। तो ये बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से आगमन हुआ। देखा जाए, ये भारत है, पुर्तगाली 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आते हैं और वह अपना व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापना करते हैं। और जब पुर्तगाली यहाँ आते हैं तो उनका केरल में देखा जाए कैथरीन करके एक राजा होता है जो उनका भव्य स्वागत करते हैं यही केरल में, और अपना व्यापारिक कोठी कोचीन में बनाते हैं। उसके बाद ब्रिटेन 1600 ईस्वी में आते हैं और अपना व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापन करते हैं, गुजरात के सूरत में 1608 ईस्वी में ये अपना व्यापारिक कोठी स्थापना करते हैं। उसके बाद देखा जाए यह अपना व्यापारिक कोठी 1608 ईस्वी में बनाते हैं, लेकिन क्या हो जाता है उस वक्त जहांगीर से क्या हो जाता है, ये अपना ऑर्डर लेकर आदेश लेकर व्यापारिक कोठी स्थापना करते हैं, लेकिन कुछ कारणवश जहांगीर से कुछ ऐसा विवाद हो जाता है जिसके कारण ये व्यापारिक कोठी यहाँ पर
रुक जाता है और उसी बीच में 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कोठी बना देता है। और यह जो व्यापारिक कोठी है जो 1608 ईस्वी में जिसका नींव रखा गया था, यह बनकर 1613 ईस्वी में स्टार्ट होता है। इसलिए यहाँ पर यह भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बुक होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या क्या कभी दिया हुआ रहता है कि प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापना किया 1608 ईस्वी में, कभी कभी देखने को मिलेगा 1611 ईस्वी में। लेकिन इसका जो बेसिक इतिहास यही है कि 1608 ईस्वी में ये अपना व्यापारिक कोठी यहाँ पर बनाना स्टार्ट करता है। लेकिन इसी कुछ कारण बस यहाँ पर कार्य रुक जाता है, ये धीमा हो जाता है और उसी बीच में वह मसूलीपट्टनम में जाकर 1611 ईस्वी में अपना व्यापारिक कोठी क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। तो इस प्रकार से और जब ये सूरत में जो बन रहा था वो 1613 ईस्वी में कंप्लीट होता है। उसके बाद देखा जाए डच आते हैं, वह 1602 ईस्वी में स्थापना करते हैं और अपना व्यापारिक कोठी जो है 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में ये करते हैं। उसके बाद फ्रेंच 1664 ईस्वी में आते हैं, ठीक 4 साल बाद ये सूरत में अपना व्यापारिक कोठी स्थापना करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आराम से ध्यान से धीरे धीरे याद कर लेंगे। पहला अगर आगमन का क्रम पूछेगा तो क्या देखेंगे, पहले पुर्तगाली आए 1498 में, उसके बाद डच आए 1595 में, उसके बाद ब्रिटेन आए 1600 ईस्वी में, फ्रेंच आए 1664 में। अगर उनके स्थापना का क्रम पूछेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद ब्रिटेन आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद फ्रेंच आए। तो ये क्रम हम लोग ध्यान रखेंगे। पुर्तगाली जब आते हैं तो अपना व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापना करते हैं। उसके बाद जब ब्रिटेन आते हैं 1600 ईस्वी में, अपना व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापना करते हैं। लेकिन उसी बीच में 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में जाकर अपना व्यापारिक कोठी कंप्लीट कर लेते हैं। और ये जो 1608 ईस्वी में जिसका नींव रखा गया था वो 1613 ईस्वी में कंप्लीट होता है। उसके बाद डच 1602 ईस्वी में आए, अब ये भी जाकर कहाँ स्थापित किए, मसूलीपट्टनम में। उसके बाद डच के बाद फ्रेंच आए, वो अपना व्यापारिक कोठी 1664 ईस्वी में फ्रेंच आए और 1664 ईस्वी में 68 ईस्वी में सूरत में अपना व्यापारिक कोठी स्थापना किए। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पुर्तगाली आए, क्रम से हम लोग अब यहाँ जानेंगे। पहला पुर्तगाली, जब पुर्तगाली आते हैं तो क्या होता, देखा जाए जब पुर्तगाली अफ्रीका होते हुए भारत आते हैं और क्या होता है, पुर्तगाली फर्क यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, मान लेते हैं ये हो गया दक्षिण अमेरिका हो गया, ये हो गया यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया और ये हो गया उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए क्या था कि क्या होता है, जब वो जो भौगोलिक खोज जो अवरुद्ध हो जाने के कारण, व्यापारिक जो रास्ता अवरुद्ध हो जाने के कारण जो समुद्री भौगोलिक खोज को जन्म देता है, इसी में यूरोप जब क्या होता है, भारत को खोजने के दरमियान में जब यूरोप से यहाँ पर निकलता है कोलंबस, तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ से निकलते हुए इधर से भारत की खोज करते हुए 1492 ईस्वी में क्या हो जाता है, कोलंबस अमेरिका का खोज कर देता है। और उसके बाद ये यूरोप से होते हुए वास्को डी गामा अफ्रीका होते हुए भारत पहुँचता है। तो ये 1498 ईस्वी में क्या होता है, यह भारत का खोज होता है। वास्को डी गामा यहाँ पर आता है और यहाँ से वस्तुओं को ले जाकर क्या करता है, यह यूरोप में भेजता है। तो जब वास्को डी गामा भारत में आता है तो यहाँ के जो मसाले होते हैं, पेपर सॉल्ट होते हैं, यहाँ के वस्तु होते हैं, वह जब यहाँ से ले जाकर यूरोप में भेजता है, तब वह अपने यानी कहने का मतलब खर्च, जो भी खर्च उसको लगता है, उस खर्च को घटा देने के बाद भी जो उसको मुनाफा होता है, यह 60 गुना मुनाफा होता है। इस मुनाफा को देखते हुए क्या होता है कि इतना जो मुनाफा होता है, इस मुनाफा से प्रेरित होकर फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, और भी आना स्टार्ट कर देते हैं। तब देखा जाए यहाँ से प्रिंस हेनरी, यहाँ पर एक प्रिंस हेनरी कौन है, ये नेविगेटर के द नेविगेटर के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में क्या किया जाता है कि
इन्हीं के नेतृत्व में और भी ग्रुप को भेजा जाता है। जैसे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आते हैं। जब वास्को डी गामा भारत आते हैं तो यहाँ से जो मसाले होते हैं और वस्तुएं होते हैं, इसको ले जाकर जब वो यूरोप में भेजते हैं तो 60 गुना मुनाफा होता है। इसी को देखते हुए 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वारेज करके एक ग्रुप आता है। यह भी 1500 ईस्वी में आता है प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में, और ये भी यहाँ पर आता है और यहाँ से वस्तुओं को कीनता है और यहाँ से वस्तुओं को कीनकर यूरोप में जाकर भेजा था, इसको भी मुनाफा होता है। फिर वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में पुनः आता है और फिर यहाँ से वस्तुओं को लेकर जाता है और यह कीनता है। यह जो मुनाफा है, अत्यधिक मुनाफा, यह क्या करता है, पुर्तगाली को अत्यधिक आकर्षण करता है। यह जो मुनाफा होता है, यही मुनाफा है जो पुर्तगालियों को खींचने का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक आकर्षण बनता है, यानी इसको खींच के लाता। तब क्या होता है, पुर्तगाल में जो उस टाइम जो शासन कर रहे थे, वहाँ के शासक क्या करते हैं, इस व्यापार पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ से यह वायसराय नियुक्त करके क्या करते हैं, यह भारत में भेजते हैं, इसलिए ताकि वहाँ पर व्यापार पर नियंत्रण किया जा सके। तो उसी बीच में क्या होता है, फ्रांसो डी अल्मीडा, यह 1505 ईस्वी में आते हैं और 1509 ईस्वी तक रहते हैं। अल्मीडा, इनको क्या बोला जाता है, प्रथम वायसराय या गवर्नर भी कहा जाता है। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, अल्मीडा है जो प्रथम वायसराय के रूप में, क्योंकि प्रथम यही आए, वहाँ से पुर्तगाल से भेजा गया। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था कि हिंद महासागर में जितने भी व्यापारिक जहाजी बेड़ा थे, उन पर अधिक से अधिक जो अधिकार हो वह किनका हो, पुर्तगाल का हो। यही ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। उसके बाद दूसरा, अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क आते हैं। यह 1509 से 1515 ईस्वी तक रहते हैं। ये अल्बुकर्क क्या होते हैं, इनको वास्तविक वायसराय कहा जाता है। क्यों वास्तविक वायसराय कहा जाता है, क्योंकि अल्बुकर्क है जो, यह भारत में आने के बाद भारत के क्षेत्रों को जीतते हैं और इसलिए इनको वास्तविक वायसराय कहा जाता है या गवर्नर कहा जाता है। ये क्या करते हैं, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से ये गोवा को जीतते हैं और यह गोवा को जीतने के बाद इस पर जो अधिकार रहता है पुर्तगालियों का 1961 ईस्वी तक, जो आपको मालूम होगा कि सबसे लास्ट में जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। तो उसके बाद ये अल्बुकर्क है जो यहाँ पर एक और नीति चला, भारतीयों के साथ होता है। उसके बाद इन्होंने अपना एक 3G पॉलिसी लाया था। ये 3G पॉलिसी क्या था, फर्स्ट 3G मतलब सिम वाला 3G नहीं, एक हुआ गोल्ड हो गया, पहला गॉड हो गया, दूसरा गोल्ड हो गया और तीसरा ग्लोरी हो गया। ये गॉड का मतलब क्या था, जो पुर्तगाली थे वह भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार पर जोर दिए, और दूसरा है जो गोल्ड, और वो क्या हुए, समृद्ध, यानी समृद्धशाली, समृद्ध होने पर भी वह क्या किए, जोर दिए। और उसके बाद ग्लोरी, यानी एक दूसरे से आगे निकलने की, यानी प्रतिष्ठा पर, एक दूसरे की प्रतिष्ठा पर, यहाँ पर क्या था, प्रतिष्ठों का होड़ था। उधर ब्रिटेन निकलना चाह रहा था, बाद में इधर पुर्तगाली निकलना चाह रहे थे। ये प्रतिष्ठा पर क्या किया, इन्होंने जोड़ दिया। तो ये 3G पॉलिसी लेके आए थे, गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। गोल्ड मतलब बताया उन्होंने ईसाई धर्म का भारत में प्रचार प्रसार पर जोर दिया। गोल्ड मतलब वो आर्थिक समृद्ध होना चाहते थे, और ग्लोरी वो प्रतिष्ठित क्या होना चाह रहे थे, प्रतिष्ठा पाना चाह रहे थे। अब तीसरा देखेंगे हम लोग,
तीसरा जो आए नीनो डी कुन्हा। तीसरा जो आए ये आए शासक वायसराय के रूप में। उसके बाद देखा जाए कि ये आते हैं नीनो डी कुन्हा आते हैं। उसके बाद 1535 ईस्वी में दीव को अधीन कर लिया जाता है। फिर दमन को 1559 ईस्वी में इस प्रकार से क्या कर लिया जाता है, दमन द्वीप को इस प्रकार से पुर्तगाली अपने अधीन में यानी अपने कब्जा में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से पुर्तगालियों का आगमन हुआ। अब उसके बाद पुर्तगाली के बाद जो अगला कौन आए, डच आए। अब हाँ, एक चीज़ और, डच को जानने से पहले हम लोग एक चीज़ क्या रखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि दीव का 1535 में, दमन का 1559 ईस्वी में। उसके बाद कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अगर भारत में बोला जाए कि प्रिंटिंग प्रेस का जो जन्मदाता कौन है, वो पुर्तगाली ही थे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फल हैं, अनाज हैं जो पुर्तगालियों का देन है, जैसे गन्ना की खेती, अनानास का खेती और बहुत सारे ऐसे सब्जियां और फल हैं जो पुर्तगाली लेकर आए। आलू का खेती, ये सब क्या है, पुर्तगाली लेके आए और इस प्रकार से भारत में इसका आगमन हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे डच। डच देखेंगे। डच जो 1595 से 96 में आए। डच 1595 से 96 में आते हैं वो, और किन के नेतृत्व में आते हैं ये देखा जाए, कार्नेलियस हॉटमैन, इन्हीं के नेतृत्व में डच का आगमन होता है। यहाँ यूरोप से डच क्या करते हैं, निकलकर पूर्वी भागों में आते हैं, पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। तो वह कहाँ पहुँच जाते हैं, इंडोनेशिया पहुँचते हैं। और यह इंडोनेशिया में पहुँचकर यहाँ से क्या करते हैं, मसाला का व्यापार करते हैं। यानी इंडोनेशिया में जब आते हैं तो यहाँ से वह क्या करते हैं, डच मसाला को ले जाकर यूरोप में बेचते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, इंडोनेशिया के बाद ये भारत में आते हैं। कौन, डच भारत में आते हैं और भारत में आकर ये क्या करते हैं, वस्त्र का उद्योग करते हैं। यानी यहाँ से वस्त्र को ले जाकर वह यूरोप में बेचते हैं और वह वहाँ अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं। जिस प्रकार से देखा जाए कि हम लोग पहले पढ़े, जिस प्रकार से पुर्तगाली भारत के मसालों का यूरोप में एक अलग पहचान दिया, उसी प्रकार से डच जो है भारत के वस्त्र और कपड़ों और सूती उद्योग का यूरोप में एक अलग पहचान बनाया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, डच भारत के वस्त्र का एक अलग पहचान देते हैं। यहाँ से वस्त्र को ले जाते हैं, कॉटन को ले जाते हैं और यूरोप में जाकर बेचते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा उनको यहाँ पर मिलता है। तो देखा जाए कि उसके बाद एक स्थिति आता है, अब आगे क्या होता है, 1759 ईस्वी का। इसमें क्या होता है, 1759 ईस्वी में वाड्रा, कहीं कहीं बाद्रा भी लिखा रहता है, यह बंगाल का एक जगह है, बाड्रा का युद्ध। इसमें क्या होता है, 1759 ईस्वी में बाड्रा में जो बंगाल में है, यहाँ पर क्या होते हैं, डच और अंग्रेज आमने सामने भिड़ जाते हैं और इसमें डच का क्या हो जाता है, हार हो जाता है और यहाँ से डचों का बोरिया बिस्तर समटा जाता है और धीरे धीरे अंग्रेज आगे निकलते हैं। तो इस प्रकार से 1759 ईस्वी में बाड्रा का युद्ध में क्या होते हैं, डच का पराजय हो जाता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि क्या होता है कि धीरे धीरे शुरुआती में क्या होता है, व्यापारिक कंपनी आती है और अधिक से अधिक मुनाफा कमाती है, जिसमें भारत के शासक भी क्या होता है, प्रारंभिक में उनको सहयोग करते हैं। धीरे धीरे जब उन शासकों को ऐसा लगने लगता है कि व्यापारिक मुनाफा कमाने के साथ साथ वो राजनीतिक में भी हस्तक्षेप करने लगते हैं। यह स्थिति आगे देखने को कब मिलता है, 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध जो होता है और बक्सर का 1764 ईस्वी में युद्ध होता है,
वह स्थिति देखने को मिलता है जो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। इस प्रकार से अब हम लोग आगे दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे।